सर, अवाम ये जानना चाहती है कि खान साहब आखिर कब बाहर आ रहे हैं। देयर आर नो केसेस, कोई केस नहीं है अभी तक कोई। मैं समझता हूँ कि और होता तो 1 साल क्या 1 महीना भी जेल में ना रहता, बाहर आ जाते। अगर वो डील कर लेते तो बाहर मुल्क से चले जाते तो भी बाहर आ जाते। तो आजकल के दौर के हिसाब से एक पीटीआई का लॉयर होना कितना डेंजरस है। मेरे ऊपर एक FIR काटी गई 12 नवंबर के एक वाक़ये की जो 3 तलवार पे हुआ था। मज़े की बात यह है कि उस दिन मैं कराची में ही नहीं था और लेकिन मेरा नाम उस FIR में डाला गया। तो फिर मैसेज दिया गया कि ये देखिए, दिस इज़ अ वार्निंग, आप समझ जाइए कि बंद करें इस काम को। डबल जेपर्डी का क्या असूल हमारे मुल्क में आइन में दर्ज नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है एक तोशाखाना केस और एक तोशाखाना 2 केस हो। यानी एक लिटरली एक तोशाखाना रेफरेंस है और एक तोशाखाना रेफरेंस 2 है। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ। ये अगर वो DC देख रहा हो तो बेशक वो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाए, मैं इस चीज़ को साबित करूँगा। मेरे पास विटनेसेस हैं कि उसने कहा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरता जी। एट मोस्ट जो है मुझे अंदर भेज देंगे 7 दिन के लिए जेल में, तो ये लोग मेरा बड़ा ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं जुडिशरी की बात मानूं तो जिन लोगों के साथ आप कहते हैं कि मैं उनकी बात ना मानते हुए इजाज़त दे दूं, वो मुझे उठा के बलूचिस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे। 26th अमेंडमेंट जो 26वीं तरमीम है, तो पीटीआई को क्या इश्यूज़ हैं, ये जो लीगल फर्टर्निटी है उसको इस तरमीम से क्या इश्यूज़ है। देखिए, जो 26th अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कहता ही नहीं, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसमें बुनियादी तौर पे किसी पार्टी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इशू होना चाहिए। उसकी 3 वजूहात हैं। देखिए, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। जब मैं आइन पे बात करता हूँ, अपनी जुडिशरी पे बात करता हूँ, मैं PTI का हेड उतार देता हूँ। आई डोंट केयर PTI को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नून लीग को हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पीपल्स पार्टी को हो रहा है, मुझे हो रहा है फ़ायदा, मुझे नुकसान हो रहा है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। मेरा कंसर्न ये है कि मेरी जुडिशरी बचे, मेरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। हेलो एवरीवन, मैं हूं हमाद अहमद खान। वेलकम टू द लीगल टॉक्स, अ पॉडकास्ट सीरीज़ ऑफ द लीगल फोरम। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे बैरिस्टर अली ताहिर आरइन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, बहुत सारे केसेस में पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अलावा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बुक भी उन्होंने लिखी है। सो आज हमने उनसे डिस्कस किया 26वीं आईनी तरमीम के बारे में, इमरान खान साहब के केसेस के बारे में कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएँ जेल से। तो एक अच्छी डिस्कशन रही है, वॉच एंड एन्जॉय। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बहुत सारे केसेस में पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आजकल के दौर के हिसाब से एक पीटीआई का लॉयर होना कितना डेंजरस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। देखिए, मैंने वो जो डेंजर है वो तो उसको छोड़ ही दीजिए, अब रिपरकशंस पे आ जाते हैं। मैंने अपने जर्नी में, लीगल जर्नी में, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोगों को डिफेंड भी किया, उनकी तरफ से पिटिशंस को, सूट्स को प्रोसिक्यूट भी किया, कभी कोई इशू नहीं आया। मगर ये जब से हम PTI के साथ शुरू हुए और PTI को मैंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और स्पेसिफ़िकली चूँकि मैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हाई कोर्ट ऑफ सिंध में, तो 3 ऐसे वाक़यात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक गाड़ी थी। हम छोटे मोटे प्रैक्टिसिंग वकील हैं, गरीब लोग हैं। मेरी गाड़ी को बीच शारा फैसल पे रोका गया और उस गाड़ी को तोड़ दिया गया, बम्पर तोड़ दिया, विंडशील्ड तोड़ दी। उस वक्त मकबूल बाकिर जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर थे, केयर टेकर चीफ़ मिनिस्टर थे सिंध के। और सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का हुआ कि एक ऐसे शख्स जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस रहे हों, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हों और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर लिखते रहे हों, उन्होंने हमें PTI की रिप्रेजेंटेशन करने पे ये सज़ा उनकी पुलिस वालों ने दी। खैर, आई मूव्ड अ कंप्लेंट। द पुलिस ऑफिशल्स जो वहाँ पे थे उन्होंने बाद में डंडे मारे थे मेरी गाड़ी पे। बाद में उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, वो मामला ख़त्म हो गया। गाड़ी तो टूट गई। जी, वो ज़ाहिर है उसको बनवाया भी फिर। और हम तो हार्ड वर्किंग, आपको पता है वकालत एक तरह से लेबर ही है। रोज़ सुबह उठ के जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ज़ाहिर है कोई हम फ्यूडल्स तो हैं नहीं। तो नुकसान हुआ, उसको बर्दाश्त किया। फिर सेकेंडली मुझे 3 दफ़ा ये मैसेज दिया गया, जो मेरी पटिशन के अंदर तीनों इंस्टेंसेस लिखे हुए हैं, कि आप इस वकालत से पीछे हटें, आप पार्टी बन रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि मैं तो वकालत कर रहा हूँ, आप किस तरह से कह सकते हैं कि मैं पार्टी बन रहा हूँ? मेरी हाई कोर्ट के सामने वकालत करना मेरा राइट है और मैं कर रहा हूँ। तो खैर एनीवे,
3 दफ़ा मुझे मैसेज दिया गया, हमने नहीं माना। हम ज़रा मैसेजेस को कम ही मानते हैं। बचपन में हम अम्मा अब्बा की बात भी नहीं मानते थे, तो इनको पता नहीं क्यों शक है कि इनकी बात मान लेंगे। एनीवे हुआ इस तरह से कि फिर मेरे ऊपर एक FIR काटी गई 12 नवंबर के एक वाक़ये की, जो 3 तलवार पे हुआ था। मज़े की बात यह है कि उस दिन मैं कराची में ही नहीं था और लेकिन मेरा नाम उस FIR में डाला गया। तो फिर मैसेज दिया गया कि ये देखिए, दिस इज़ अ वार्निंग, आप समझ जाइए कि बंद करें इस काम को। तो मैं ज़ाहिर है हाई कोर्ट बार के साथ अपना ये मामला उठाया। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दोस्तों का जो मेरे साथ खड़े हुए। साथ सरफराज मेतलो थे, साथ जो है हमारे ग़ुलाम असगर पठान साथ खड़े हुए। सलाउद्दीन साहब ने मेरी तरफ से वकालतनामा फ़ाइल किया। मेरे दोस्त थे असद अशफाक तोला, वो साथ खड़े हुए। बाकी बहुत सारे दोस्त साथ आके खड़े हुए और मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे साथ आके खड़े हुए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। वो CP अभी पेंडिंग है, देखिए उसका कल्मिनेशन क्या निकलती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से मैं बचा। मैं ये बताता चलूँ कि आप भी मुझे जानते हैं, हो सकता है कुछ आपके व्यूअर्स भी मुझे जानते हो, मैं ज़रा एक डुसाइल टाइप की शख्सियत हूँ। मैं मार धार में बिलीव नहीं करता। मैं कभी ज़िंदगी में बॉक्सिंग और रेसलिंग की नहीं, पैसिफिस्ट हूँ। तो मेरा पहली दफ़ा मेरे ऊपर एक FIR कटी। ज़ाहिर है एक पैनिक तो था, और ख़ास तौर पे बंदा ज़ाहिर है फैमिली को बताता है, तो वो एक तो उनसे मैंने इस बात को हाइडिंग में ही रखा कि कोई FIR हुई है। लेकिन ज़ाहिर है फिर जब वो ख़बरें चलीं तो फिर मेरी फैमिली को भी पता लगा। लेकिन शुक्र है कि हाई कोर्ट ने आके साथ दिया, और मीडिया के मैं दोस्तों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी फिर वहाँ पर मुझे सपोर्ट किया। तीसरा, मेरे जो फाइनेंशियल मामलात थे, क्योंकि तमाम वकला कुछ डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वहाँ पे मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन रिस्क देना जो है वो अल्लाह ताला का काम है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अभी तक जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ा खुश भी रखा हुआ है और सेल्फ सफिशेंट भी रखा हुआ है, तो वो भी चल रहा है। तो ये 3 इंस्टेंसेस मैंने बिल्कुल फेस किए हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ कुछ लगती नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है, जिस तरह मैंने देखा हलीम आदिल शेख को, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू होने से पहले जेल में डाला, और फिर FIR पे FIR, यानी शायद किसी दहशतगर्द के ऊपर कम FIRs होंगी और हलीम आदिल शेख के ऊपर ज़्यादा FIRs होंगी। और इलेक्शन ख़त्म होने तक 10 फरवरी तक, जब तक हाई कोर्ट ने रोका कि नोटिफिकेशन इशू ना करें, लेकिन उसकी कंटेम्प्ट करते हुए जब तक रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, तब तक हलीम आदिल शेख को बाहर नहीं आने दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक ही बंद कर दिया, जो 35-36 साल से चल रहा है। मैंने उनको रिप्रेजेंट भी किया हाई कोर्ट में, और वो क्लिनिक आज तक बंद पड़ा हुआ है। तो वो जाहिर है मेरा कोई अगर दफ्तर बंद कर दे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस जो है उसको बिल्कुल इसी तरह। और फिर जिस तरह से लोगों को उठाया गया और मारपीट की गई, राजा अजहर प्रेसिडेंट कराची के हैं, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। उसमें उनकी कमीज़ फाड़ दी गई, थप्पड़ मारे गए, लातें मारी गई, माँ बहन की गालियाँ दी गई। तो और दी भी पुलिस वालों ने नहीं, सिविल ड्रेस में लोग थे। अब वो कौन थे हमें नहीं पता, नामालूम अफराद ने पुलिस वालों के साथ मिलके ये सब किया। तो जब मैं देखता हूँ कि लोगों के साथ हो क्या रहा है, सनम के साथ क्या हुआ, तैयबा राजा के साथ क्या हुआ, किस तरह खान साहब की जो बहनें हैं उनको किस तरह से कस्टडी में लिया गया, आज़म सवाती के साथ क्या हुआ, खान साहब साल से ऊपर हो गया है, वो जेल के अंदर है, जिस तरह उनको रखा हुआ है, उमर सरफराज चीमा के साथ जो हो रहा है, महमूद रशीद के साथ जो हो रहा है, एजाज चौधरी के साथ जो हो रहा है, यास्मीन राशिद के साथ जो हो रहा है, जिसकी बेचारी की सिर्फ ये गलती थी कि उसने नवाज शरीफ को इलेक्शन हरा दिया फॉर्म 45 पे। ये सारी चीज़ें देखकर अपना जो दुख दर्द है वो बहुत छोटा लगता है, बहुत कम लगता है। खैर, मैंने दरगुजर कर दी है। जो कोई नुकसान मुझे पहुंचाया गया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो मैंने 1 से 2 महीने में ही रिकवर कर लिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर की जाती है कि रिस्ट्रेन किया जाए। सर, अवाम ये जानना चाहती है कि खान साहब आखिर कब बाहर आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में आप काफ़ी केसेस में PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके ओपिनियन में खान साहब कब तक एक्सपेक्टेड हैं कि वो जेल से रिलीज़ कर दिए जाएंगे, और उन पे कौन कौन से कितनी FIRs हैं, कौन से केसेस पेंडिंग हैं और कौन से कंक्लूड हो चुके हैं? देखिए, इसके 2 जवाब मुख्तलिफ हैं, और अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपके पॉडकास्ट में ये बात कर लेता हूँ। जी जी सर, पूरी इजाज़त है। क्योंकि यू नो दिस इज़ योर पॉडकास्ट, आई डोंट वांट टू हैव एनी ट्रबल फॉर यू। लेकिन एक तो लीगल साइड पे बात कर लेते हैं। लीगल साइड पे तो देयर आर नो केसेस, कोई केस नहीं है अभी तक कोई। मैं समझता हूँ कि और होता तो 1 साल क्या 1 महीना भी जेल में ना रहता, बाहर आ जाते।
अगर वो डील कर लेते तो बाहर मुल्क से चले जाते तो भी बाहर आ जाते। तो केस के अंदर कोई जान नहीं है और डील करने को वो तैयार नहीं है, इस वजह से वो जेल के अंदर हैं। और मामला कुछ इस तरह से है कि देखिए, जब बुशरा बीबी को बेल मिली और वो बाहर आई, तो ये दिखाया गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, हमने नया केस नहीं बनाया। और लोगों ने कुछ बात की कि जी देखें डील हो रही है नया। तो इस मुल्क में ये हो रहा है कि आप अगर एक केस में निकलने वाले होते हैं तो दूसरा केस बना लिया जाता है। आप बताइए ना, डबल जेपर्डी का क्या असूल हमारे मुल्क में आइन में दर्ज नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है एक तोशाखाना केस और एक तोशाखाना 2 केस हो? यानी एक लिटरली एक तोशाखाना रेफरेंस है और एक तोशाखाना रेफरेंस 2 है। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। सर, ये तोशाखाना केस बेसिकली है क्या? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करके मुझे तोशाखाना केस पे भी थोड़ा सा। मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे ख्याल में अब वैसे ही कोई आई वुड से 3 to 4 वीक्स खान साहब विल बी आउट, क्योंकि वो अपने सारे केसेस अदालतों में गलत साबित करते जा रहे हैं। एंड वो जो केसेस बनवाने वाले हैं वो अब थक गए हैं केसेस बना बना के भी। देखिए, जब इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है, जिनको अब 5 साल भी मिल गए हैं और उन्होंने अब ज़िंदगी भर आर्मी चीफ भी रहना है 5-5 साल करके, वो आए थे तो 2 चीज़ें लेके आए थे। एक तो ये था कि मैं इकॉनमी को स्टेबल करूँगा, $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। आप बताइए कोई $1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट आई है? हार गए इस फ्रंट के ऊपर वो। दूसरा एक एजेंडा ये था कि खान से सरेंडर करवाना है। खान को 1 साल से ऊपर हो गया, खान ने तो सरेंडर नहीं किया, खान तो भुट्टो नंबर 2 निकल आया है और वो ना कैद से डर रहा है ना मौत से डर रहा है। वहाँ पे भी आप हार गए। नंबर 3 ये था कि मैं इदारे की PR बेहतर करूँगा। उस इदारे की PR को बेहतर करने के लिए आपने इंतज़ार पंजोता भी उठा लिया, लोगों को गायब भी किया, मार धार भी की, जेलों में भी डाला, पैसे भी लगाए, मीडिया चैनल्स पे कहा इमरान खान का नाम नहीं लेना, अब्बानी चेयरमैन कहना है और हमारी ख़बरें सिर्फ हमारे हक़ में चलानी है। सब किया, नगमे बनाए, गाने बनाए, ड्रामे बनाए। आप मुझे बताइए PR आज उस इदारे की कहाँ पे खड़ी है? तो तीनों जो एजेंडे थे वो फेल हो गए। तो अब ज़ाहिर है वो एक डेस्परेशन तो है ना कि हराना है और हरा नहीं पा रहे। सब कुछ कर लिया, नेटवर्क बंद कर दिया, सिंबल छीन लिया, लोगों को बंद कर दिया, नॉमिनेशन पेपर्स जो है कर लिए, पोस्टर नहीं लगाने दिया, कैंपेन नहीं करने दी, नेगेटिव खबरें चलाई, इलेक्शन से बिल्कुल पहले कन्विक्शन कराई। इद्दत जैसे केस में जो एक मॉरल नेचर का केस है उसके अंदर जो है आपने सज़ा करवाई, लेकिन लोगों ने 8 फरवरी को उठा के आपके मुंह पे मार दिया आपकी सारी एफर्ट्स को। तो एक डेस्परेशन तो है, उस डेस्परेशन की वजह से खान साहब अंदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी जल्द अब वो बाहर आएंगे, क्योंकि ये भी अब ज़ाहिर है किसी हद पे जाके तो हार मानेंगे और अब ये बस अब हार मानने को हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक चीज़ ये भी है कि जो खान साहब का टेन्योर था जब वो एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को सर्व कर रहे थे, तो ये भी कहा जाता है कि आज जो उनके अगेंस्ट हैं तब वो उनके हक़ में थे और इस वजह से वो हुकूमत में आ सके। और अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करें तो उस दौर में भी बहुत ज़्यादा, खान साहब के दौर में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। जैसे हम राना सनाउल्लाह का एक वो आई थिंक ड्रग्स वाला जो केस था, प्राइमा फेशिया कोई भी रीज़नेबल आदमी ये नहीं सोचेगा कि ये कोई जेन्युइन केस है भी। तो उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हाँ, अगर वो पॉलिटिकल साइड पे देखें तो नहीं, लेकिन अगर कोई बंदा राना सनाउल्लाह को पहली दफ़ा देखे तो वो ये समझेगा कि शायद वाकई, और शायद वो समझे कि हेरोइन ज़्यादा बड़ा है, शायद चर्च में वो डील करते हैं। बट दिस इज़ ऑन द लाइटर साइड, ये सिर्फ मैं मजाक में ऑन द लाइटर साइड बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, इसके बाद तोशाखाना पे भी आते हैं। मामला ये है कि आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पॉलिटिकल ऑपोजिशन के ऊपर प्रेशर रहा है, प्रेशर डालते रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि राना सनाउल्लाह को बेल दी, बेल मिल गई थी ना, उनको बेल दी, उनके ऊपर एक नया केस बना दिया गया, उनको मिलिट्री कस्टडी में भेज दिया गया, उनको मच्छ जेल में कहा कि उधर भेज देंगे, उनको बलूचिस्तान की सैर करवाई गई, क्या उनको KP की सैर करवाई गई? क्या ऐसा कुछ हुआ था राना सनाउल्लाह के साथ? नहीं, ये केस बना था, बेल ली, बाहर आ गए। तो ये तो आपने हज़ारों वर्कर्स के साथ PTI के कर दिया है। और फिर क्या मिलिट्री ट्रायल्स हो गए थे PTI के दौर में? इन लोगों के नहीं हुए थे, आज आप करने को तैयार हैं। क्या आप एक के बाद एक केस बना रहे थे? ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के वो कहते हैं जी कि प्लेटलेट्स गिर गए थे, जिनको शहबाज शरीफ साहब प्लेट्स कहते हैं। तो वो जो मैं शहबाज शरीफ साहब के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो प्लेट्स गिर गए थे नवाज शरीफ के, तो वो तो बाहर चले गए थे, गए 6 हफ्ते के लिए थे, वापस ही नहीं आए। जो यास्मीन राशिद है, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट। आप देखिए कि क्या हालत की हुई है। उमर सरफराज चीमा की क्या हालत की हुई है। महमूदुर
रशीद की क्या हालत की हुई है, शाह महमूद कुरैशी की क्या हालत की हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके बाहर आता है, सुप्रीम कोर्ट से, और आप उसको जेल से बाहर नहीं निकलने देते। हालांकि ये तो उसका राइट है ना कि वो जेल से बाहर निकलेगा तो आप उसको कस्टडी में लेंगे, वो भी जेल प्रेमिसेस के अंदर होता है। तो एक पुलिस वाला जाता है और धक्के मारता हुआ घसीटता हुआ बाहर लेके आ जाता है। क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी? मेरे ख्याल में टू कंपेयर व्हाट हैपेंड देयर, मैं ये नहीं कह रहा ऑल वाज हंकी डोरी जी, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ था, शफाफ था। उस वक्त हम भी बोलते थे, हम इन चीज़ों के ऊपर, आपको पता है, आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, जितना मैं बोला हूँ शायद और कोई नहीं बोला होगा। लेकिन आप कंपेयर करें उन हालात को इन हालात से, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। किसी सूरत नवाज शरीफ का नाम लेना बंद नहीं था टीवी के ऊपर, उसकी तस्वीर दिखाना मना नहीं था, उसकी वीडियोस चलती थीं, वो तकरीरें भी करता था, जलसे भी करता था। कल हमारा जलसे का केस एक हाई कोर्ट में लगा हुआ है, आप देखिए हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कह दिया कि जलसे की परमिशन दें, लेकिन ऐसे ढीठ लोग हैं कि वो परमिशन नहीं दे रहे। और डीसी का मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूँ, अब ये अगर वो डीसी देख रहा हो तो बेशक वो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाए, मैं इस चीज़ को साबित करूँगा, मेरे पास विटनेसेस हैं कि उसने कहा मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरता जी, एट मोस्ट जो है मुझे अंदर भेज देंगे 7 दिन के लिए जेल में, तो ये लोग मेरा बड़ा ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं जुडिशरी की बात मानूं तो जिन लोगों के साथ आप कहते हैं कि मैं उनकी बात ना मानते हुए इजाज़त दे दूं, वो मुझे उठा के बलूचिस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे और वहाँ पे फिर पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे नहीं पता, तो मेरे बाल बच्चे हैं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तो ये इस जगह पर मुल्क को लेके आ जाना, अब आप फिर देखिए कि वो इदारे और जमहूरियत के लिए फिर क्या सामने आ रहा है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पाकिस्तान में होती रही हैं, हम उनके ख़िलाफ़ बोलते भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस लेवल पे आप चले गए हैं और जिस तरह के आप केसेस बनवा रहे हैं, ये नज़र आता है कि आप दिमागी तौर पर अनबैलेंस्ड हैं, आप दिमागी तौर पर आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आपने चीज़ों को पर्सनल वेंडेटा के तहत ले लिया। और मैं इसमें नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को इसलिए ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो तो उनकी एक तारीख़ रही है। हर दफ़ा वो कहते हैं हम बड़े असूली बन गए हैं हुकूमत में जाने के बाद और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से हम लड़ेंगे, लेकिन फिर वो जब देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के जूते गंदे हो गए हैं, उनकी सफाई करनी है, तो वो कपड़े या पॉलिश से नहीं करते, वो अपनी ज़ुबान से करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको तो मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन जिस हद तक यहाँ पे आपने वायोलेशंस कर दी हैं, और आप देखिए कि जितने पॉलिटिकल वर्कर हैं सब पे ATA की FIR, ये जो 3 तलवार वाला जो मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ 12 नवंबर का, वो भी ATC की FIR है। और कोयटा में आपने देखा कल क्या हुआ, आप देख रहे हैं दहशतगर्दी किस लेवल पे जा रही है, वहाँ आपका कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान आपका ये है कि किसी तरह पॉलिटिकल क्लास को आप दहशतगर्द साबित कर दें। एक वक्त था, उससे पहले जो है आप उनको साबित करते थे गद्दार, जो फातिमा जिन्ना से शुरू हुआ और 90 की दिहाइयों तक चला। 90 की दिहाइयों में आपको पता लगा कि अच्छा जी अब तो लोगों में समझ आ गई है, अब ये गद्दारी शदारी वाला मामला नहीं चलना। तो जिस नवाज शरीफ ने एंटी टेररिस्ट कोड्स बनाई थी, उसी नवाज शरीफ को हाईजैकिंग केस में एक टेररिस्ट साबित कर दिया। और फिर उसके बाद आप देखिए कि इस टेररिज्म लॉ का सारा इस्तेमाल रियासत जो है वो पॉलिटिकल क्लास के ऊपर कर रही है और असली टेररिज्म पे कोई ध्यान नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको भी PTI ने टिकट दिया था, आप भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे कराची से। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आई होप कि आप जीतेंगे, तो आप एट दी एंड आपने बैकआउट कर दिया, उसकी क्या रीज़न थी? देखिए 3 वजूहात थी। एक तो मैं पहले ही थोड़ा सा कंफ्यूज था, आई हैव ऑलवेज सीन माई सेल्फ, अब तो ये थोड़ी सी ज़रा सेल्फ इंटेलिजेंस हो जाएगी। सवाल आपने पूछा तो ऑनेस्टली जवाब देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरी अगर कोई जगह बनती है तो शायद सेनेट में बनती है। तो मैं वैसे भी ज़रा थोड़ा सा प्रिकेलियस था एक प्रोविंशियल असेंबली के लिए कंटेस्ट करने के लिए, लेकिन पार्टी ने कहा आप लड़ें, तो हमने कहा कि चलें बिस्मिल्लाह, ये भी एक चैप्टर ऑफ लाइफ है, इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। मगर शायद अंदर से थोड़ी सी रिजेंटमेंट ऐसे आई पार्टी के अंदर से कि कुछ लोग ऐसे थे जो ख़ुद इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उनके पास, मैं माजरत के साथ, उनके पास पैसे भी नहीं थे इलेक्शन में लगाने के लिए, उनके पास इतनी सोच भी नहीं थी कि वो इलेक्शन को किस तरह से लड़ा जाए, और उनके पास वो कुव्वत भी नहीं थी कि ROs और DROs से लड़ा जाए। वो अपने सारे नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रिजेक्ट करवा कर बैठे हुए थे। लेकिन उन्होंने एक कैंपेन मेरे ख़िलाफ़ चलाई। जब मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चली तो मैंने इस बात को बेहतर समझा कि मेरे लिए मेरी इज़्ज़त सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं तरीके इंसाफ के साथ अगर आया हूँ तो मैं किसी अपने फ़ायदे के लिए किसी असम्बली की सीट के लिए नहीं आया। मैं चूँकि इस वक्त खान को ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई आदमी खड़ा है इस मुल्क के लिए तो वो इमरान खान खड़ा है।
उस वजह से मैं आया था। तो जब ये कैंपेन शुरू हुई तो मैंने बड़ी माजरत के साथ सिंध के जो सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब को, उनसे भी मैंने माजरत की, उनसे मैंने कहा आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। और जो सेंट्रल लीडरशिप थी उनको भी मैंने यही मैसेज दिया कि आई वुड रादर, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं नहीं चाहता कि जो गालम गलोच मेरे ऊपर हो रही है उसका जवाब मैं ख़ुद दूँ। मैं ज़ाहिर है कुत्ता अगर आप पे भौंकता है तो आप कुत्ते के ऊपर वापस तो नहीं भौंकते। विंस्टन चर्चिल सेड इफ यू स्टॉप एंड बार्क एट एवरी डॉग दैट बार्क्स एट यू, तो आप तो यू कैन नेवर रीच योर डेस्टिनेशन। तो मैं अब अगर किसी के भौंकने का जवाब मैं भौंकने से तो नहीं दे सकता। तो मैंने फिर ये बेहतर समझा, आई सेड थैंक यू वेरी मच, यू कैन फाइल, somebody else can file this ticket। और मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, बट पार्टी ने इस बात को समझा, इस बात को अप्रिशिएट भी किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और फिर जब सेनेट के इलेक्शंस आए तो उन्होंने मुझे टिकट भी दिया और हम सेनेट का इलेक्शन लड़े भी, और किसी हद तक हमारे वोट्स भी बन रहे थे। मगर फिर वो एंड में आपको पता है कि किस तरह फैसल वाडा एज अ सरप्राइज कैंडिडेट आया और पीपल्स पार्टी ने भी उसको सपोर्ट किया, MQM ने भी उसको सपोर्ट किया, हालांकि वो इन दोनों को गालियां देता है। तो ये वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कपड़े से नहीं साफ़ करते, ये अपनी ज़ुबान से साफ़ करना शुरू कर देते हैं। वो यही है कि कोई डिग्निटी नहीं है, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर फैसल वाडा को अपना कैंडिडेट बनाकर सेनेट में लेकर आए। एक वजह तो पहली ये थी। दूसरी ये थी कि मैं ज़ाहिर वकालत में इतना ज़्यादा बिजी था और पार्टी के ऊपर इतने सारे केसेस वैसे भी थे, मेरे फिर अपने पर्सनल मैटर्स भी, सारा कुछ हम इतने बिजी थे कि शायद हम पूरा इलेक्टोरल जो एक सियासत को रिक्वायर्ड होता है, शायद हम उसके साथ फेयरनेस ना कर सकते। और अगर हम उसके साथ फेयर करने के लिए उस मैदान में उतर जाते तो शायद पार्टी को अदालतों में शायद उसकी वजह से झटका लगता। तो ये जो है वो दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से कि फिर हमने कहा कि जी आप इसके अंदर अगर बेहतर समझिए तो किसी और को खड़ा कीजिए। और मेरे बाद जो कैंडिडेट आए वो भी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, मगर फिर फॉर्म 47 की जो चोरी हुई वो इस पूरे मुल्क ने देखी। तो आपने अपना फैसला सही समझा कि आपने विड्रॉ कर लिया? जी, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के लिए भी अगर पार्टी मुनासिब समझेगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं ज़रूर इसको समझूँगा कि मैं सेनेट के लिए कंटेस्ट करूँ या फिर नेशनल असेंबली की सीट के लिए कंटेस्ट करूँ। बट हो सकता है कि शायद अगर मुझे दोबारा से प्रोविंशियल असेंबली की दी जाए, बहुत अगर इंसिस्टेंस हुई पार्टी की, तो मैं लड़ भी लूँगा। मगर हो सकता है कि मैं प्रेफरेंस यही बताऊँ कि आई डू नॉट वांट टू गो इन द प्रोविंशियल असेंबली, आई वुड मच रादर बी सूटेड मच बेटर टू आइदर द नेशनल असेंबली और टू द सेनेट। नाउ सर, कमिंग टू 26th अमेंडमेंट, जो 26वीं तरमीम है, PTI के जो सीनियर लीडर भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं हामिद खान साहब, वो तो कहते हैं कि हम इस तरमीम को मानते ही नहीं हैं। तो PTI को क्या इश्यूज़ हैं, ये जो लीगल फर्टर्निटी है उसको इस तरमीम से क्या इश्यूज़ हैं? देखिए, जो 26th अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कहता ही नहीं, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। उसमें बुनियादी तौर पे किसी पार्टी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान को इशू होना चाहिए। उसकी 3 वजूहात हैं। वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 3 के ऊपर स्ट्रेस करूँगा। एक तो नंबर 1, जो जुडिशल कौंसल आपने अब बना दिया, उसके अंदर मेजॉरिटी नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं। और आपने ये देखा कि असल मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास है, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और फिर उनके मेंबरान, पार्लियामेंटेरियंस, और फिर स्पीकर भी एक खातून को या किसी माइनॉरिटी को कहता है जी कि आप भी इस कमेटी के मेंबर होंगे जी। तो वो अब ये कैसे हो सकता है कि जो जजेस अपॉइंट हों वो हुकूमत करे? अगर हुकूमत ने ही जजेस अपॉइंट करने हैं तो क्या आप मुझे बताइए ना, अगर मेरी ख्वाहिश है जज बनने की तो क्या मैं कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करूँगा? और हुकूमत, शायद हम लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमतें तो पॉलिटिकल हुकूमतें आती जाती रहती हैं, क्या मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करूँगा? मैं नहीं कर सकूँगा। तो एक तो नंबर 1 ये है कि वो हर आदमी जो ये समझता है कि मैं अपॉइंट हूँगा, वो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस होगी, मैं उसको पॉलिटिकल हुकूमत की चॉइस समझता ही नहीं हूँ। मोइनुद्दीन खान साहब, with all due respect, is not a choice of the Pakistan Muslim League Noon or Pakistan People's Party. They're a choice of the establishment, very clearly. He's a judge of the establishment. He is Munir in the modern era, और he is Qazi Faiz Isa number 2. इसी तरह से पहला तो ये है कि जजेस की अपॉइंटमेंट सारी आपने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दी। फिर नंबर 2, आपने उसके अंदर एक सुपर चीफ जस्टिस बना दिया जो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस वंस अगेन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बनाने हैं इसी कमीशन ने, तो उसके अंदर जो प्रिजाइडिंग जज होगा, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी में भी बैठेगा, वहाँ पर रेगुलर बेंचेस के भी फैसले करेगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी बैठेगा, और जिसके पास ये इख्तियार भी होगा कि डिसाइड करे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में कौन सा मैटर जाएगा और रेगुलर बेंच में कौन सा जाएगा, वो भी आपका इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस का आ गया। तो एक मुल्क का चीफ जस्टिस होगा और फिर एक सुपर चीफ जस्टिस होगा जो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का आदमी आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा होगा, जिसने
इस्टेब्लिशमेंट को ये पावर दी होगी कि आप बैठ के लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करें, और जिनके दिमाग में इतनी सेंस भी ना हो कि आप किसी की माँ बहन बेटी की रिकॉर्डिंग की अगर इजाज़त दे रहे हैं तो क्या आपकी माँ बहन बेटी की रिकॉर्डिंग फ़ोन की फिर उसमें नहीं हो सकती? आप अपनी प्राइवेसी का भी तो ख्याल नहीं कर रहे, चूँकि आपको आज सुपर चीफ जस्टिस लगना है तो आप फैसले दे रहे हैं। या आप मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल्स को अब आप इंटरिम ऑर्डर पे लटका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ है और इंटरिम ऑर्डर दे के लटकाया हुआ है। और वो जिन लोगों ने इंटरिम ऑर्डर दिया या वो एडहॉक जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के या वो सुपर चीफ जस्टिस बन गए, तो नज़र आ रहा है ना सब कुछ कि क्या हो रहा है। तो एक तो नंबर 2 मसला ये है। नंबर 3 फिर मसला ये है कि बेंचेस बनाने की पावर हमेशा कोर्ट के अंदर होती है। यहाँ पे आपने बेंचेस बनाने की पावर दे दी वंस अगेन टू द गवर्नमेंट, बट इन रियलिटी टू द इस्टेब्लिशमेंट। वो फैसले करेंगे कि कौन से जजेस हैं जो केसेस सुनेंगे। तो फिर कौन ऐसा आदमी होगा जो इंडिपेंडेंटली जाकर ये समझेगा कि आप को ये केस हम चला दें। फिर नंबर 4 मसला ये है कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल आपने अपनी तारीख से सीखा, तारीख से सीखते हुए आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल 18वीं तरमीम में आपने इसको डाला जो एक कंसेंसस के साथ तरमीम पास हुई। आज आप कहते हैं टॉप 3, तो जिसने फिर चीफ जस्टिस लगना है, क्या आपके ख्याल में वो जज कोशिश नहीं करेगा कि मैं ऐसे फैसले करूं कि कल को चीफ मैं बनूं? तो जुडिशल इंडिपेंडेंस फिर किधर गई? तो जुडिशल इंडिपेंडेंस तो आपकी वर गई। फिर नंबर 4 हाई कोर्ट के अंदर अगर आप ये कहते हैं कुछ जजेस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स नहीं सुन सकते, तो ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप डिसाइड करें? और अगर कोई जज इस काबिल ही नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुने, तो वो हाई कोर्ट में है क्यों? वो बाहर जाके अपनी आमों की रेडी लगाए। अब लेट्स अज्यूम मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मुझे रेंट कंट्रोलर से एक केस में आ रहा हूँ, मेरा आर्टिकल 10A का राइट वायोलेट हुआ है और मुझे सही से सुना नहीं गया। अभी एक सिंपल आपको पता है मामला है जिसके अंदर वो देखेंगे वाकई राइट नहीं मिला, रिमांड कर देंगे, नहीं तो वो उसको चलाएंगे। अब ये कौन फैसला करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल केस है या नहीं है? आपने कहा 199 1A के जितने केसेस हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास हैं। तो अगर कोई जज इतना फैसला भी नहीं कर सकता कि इसको राइट ऑफ हेयरिंग मिला है, हमें रिमांड करना चाहिए या इसकी पिटिशन डिसमिस करनी चाहिए, तो फिर ये हाई कोर्ट के ऊपर आप ये 12 लाख रुपए का इतना बोझ डाल क्यों रहे हैं? और फिर अगर आपने ही डिसाइड करना है कि कौन सा जज कौन से केसेस सुनेगा, तो कौन सा हाई कोर्ट का जज है जो ये कहेगा कि भाई आप मुझे डिमोट करें? वो तो कहेगा साहब मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डालें, जो फैसला आप कहेंगे वो फैसला मैं कर देता हूँ, जो आप लिख के दे दें मुझे फैसला, मैं वही प्रोनाउंस कर देता हूँ। जाहिर है उसका एंड रिजल्ट ये निकलता है। और फिर फाइनली आपने कहा कि यहाँ जुडिशल कमीशन बैठ के हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करेगी। भाई हु द ब्लडी हेल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट हु द ब्लडी हेल आर सम पार्लियामेंटेरियंस कि वो हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर आके जो है सवालात उठाए। उनकी आप मतलब ये जो मेंबरान हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन्होंने कितने साल प्रैक्टिस की है? इनको क्या पता हाई कोर्ट के जज की क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है? ये बैठ के अगर लोगों के ऊपर कमेंट, मतलब आप बताइए ना, मेरे ऊपर अगर कोई, कल मैं एक टॉक शो में था, उसमें एक खातून ने कह दिया सो कॉल्ड लॉयर, मुझे वो बात इतनी बुरी लगी कि मैंने वो उसको टीवी जो टॉक शो का जो होस्ट था उसको मैंने कहा कि देखें अगर आपने मुझे बुलाना है तो आइंदा मेरे साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बिठाइएगा, इन जैसे लोगों के साथ मुझे ना बिठाइएगा, क्योंकि मेरी वकालत को कोई ऐसा बंदा जज करे जिसको अलिफ बे नहीं पता, इंट्रोडक्शन टू लॉ की उसने पहले किताब के पहले 2 पेज ना पढ़े हों, वो बैठ के मेरी वकालत को जज करे। तो अब जब मुझे इतना गुस्सा आया तो ये कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट की जज की परफॉर्मेंस को कोई ले पर्सन बैठ के डिस्कस करे और सियासी ले पर्सन बैठ के डिस्कस करे? तो कौन सा हाई कोर्ट का जज इंडिपेंडेंटली फैसले करेगा? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर स्टैंड कर गई तो डीसी को आप बुलवा लेते हैं ना हाई कोर्ट में कि सर ये देखें ये काम नहीं कर रहा। डीसी आपकी हाई कोर्ट्स में नहीं आएंगे, आप हाई कोर्ट के जजेस को डीसी से नीचे आप उसको असिस्टेंट कमिश्नर बना रहे हैं। डीसी कहेगा कि मैं साहब से जाके आपकी शिकायत करता हूँ, मैं जरदारी, आप कह रहे हैं कब्जा छुड़वाऊँ ज़मीन का, नहीं छुड़वा रहा, जरदारी साहब के दोस्त का कब्जा है, मैं जाके उनको शिकायत कर रहा हूँ। जरदारी साहब अपने मेंबरान को कहेंगे यार इस जज को बोलो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन ही नहीं सकता, इसको बिठाओ, बाहर निकालो इसको, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी लिखोगे इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये होने जा रहा है आपकी हाई कोर्ट के साथ। तो क्या इस अगर आपकी जुडिशरी के साथ ये होने जा रहा हो, और एक्सेस टू जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ वकला का राइट नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का राइट है, तो क्या इसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए? सर हम क्योंकि यहाँ पे कानून के मानने वाले हैं, कानून पे चलने वाले हैं, और आप मेरे टीचर भी रहे हैं, और आप ही ने मुझे जूरिस्प्रूडेंस में ये पढ़ाया है कि अगर कोई लॉ जो है वो फॉर्मल एस्पेक्ट से आता है, जनरली वो लॉ कंसिडर होगा, वो लॉ फॉलो होगा। वी आर नॉट कंसर्न विद के उसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे आपकी एक डिफरेंट अप्रोच फिर क्यों आ रही है कि अभी यहाँ पे हमें कंटेंट क्यों देखना चाहिए? क्या आप स्कूल ऑफ थॉट, उस स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करते हैं कि
जो कहता है कि आपने लॉ का कंटेंट भी देखना है या आप अभी भी फॉर्मल एस्पेक्ट के साथ ही हैं? देखिए, बैड लॉ और गुड लॉ, लॉ इज लॉ, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ सोशल सोर्स देन इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज लॉ। ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी है और डोमिनेंट थ्योरी है, मगर आपने ये देखना है कि फॉर दैट लॉ टू बी देयर इट हैज़ टू बी डन इन अ वे दैट द लॉ इटसेल्फ फॉर्मुलेट्स। अब यहाँ पे इस तरमीम में क्या मसला है कि आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239, 5 एंड 6 तो बहुत बाद में आया, वो ये कहता है कि एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स विल नॉट हैव इफेक्ट, विल बी वॉइड। तो अब जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो 4 चीज़ों की वजह से ये कहती है कि आइन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं हो सकते। उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि ये पावर ऑफ अमेंडमेंट है। Amendment means to make something better, but not to to give up its essential character. मिसाल के तौर पे मैं कढ़ाई बड़ी अच्छी बनाता हूँ, वो सचमुच में बनाता हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है। अब मैं उसमें टमाटर डालूँ, प्याज डालूँ और फिर मैं कहूँ कि ऊपर से थोड़ा सा आज रेसिपी चेंज करता हूँ, धनिया डालना है, ये तो अमेंडमेंट हो गई। लेकिन अगर मैं बाहर से लाके उसमें मिट्टी डाल दूंगा तो आप उसे कढ़ाई कहेंगे, वो तो कढ़ाई नहीं रहेगी फिर। तो ये अगर आप एक ऑर्गन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है उस ऑर्गन के अंदर इंटरफेरेंस खोल देंगे और उस ऑर्गन को तबाह कर देंगे, तो एक तो सबसे पहले ये पावर ऑफ अमेंडमेंट इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकती। नंबर 2 ये है कि दिस पार्लियामेंट इज़ अ क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है, ना एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे सुप्रीम अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोगों ने अपने आप को सोशल मायदे के तौर पर दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है चूंकि ये सुप्रीम है तो लिहाजा और पार्लियामेंट इसकी क्रीचर है तो वो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, जिसका नेट इफेक्ट ये होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर दे। मखलूक हमेशा खालिक से सबसर्विएंट होती है। इस आइन की खालिक 73 की असेंबली थी जिसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर थी, वो आइन साज असेंबली थी। ये जो पार्लियामेंट है ये कानून साज असेंबली है, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर है, तो ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिपील नहीं कर सकती। तीसरी बात इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को नहीं छेड़ा जा सकता। एक्सेस टू जस्टिस जैसे मैंने पहले से कहा एक फंडामेंटल राइट है। एनी अमेंडमेंट जो फंडामेंटल राइट्स को करेगी रिपील या उसको उसके एसेंशियल कैरेक्टर को ख़त्म करेगी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। और नंबर 4 हमारी जूरिस्प्रूडेंस में और तकरीबन दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडिया स्मिथ मिनर्वा मिल्स में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उड़ा दी थी। ये बात अब सीमेंट हो चुकी है कि कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो देखें कि आइनी तरमीम क्या बेसिक स्ट्रक्चर से वायोलेटिव तो नहीं है। हमारे यहाँ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के केस में रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार नॉट एसोसिएशन, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार के केस में ये ऑलरेडी प्रिंसिपल ले डाउन हो चुका है। और उसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका नोट था जो सबसे ज़्यादा आप समझिए कि सख्त था और जिसने कहा कि जी हम किसी ऐसी अमेंडमेंट को होने ही नहीं देंगे, प्रोएक्टिव होना है, वो काजी फाइज ईसा का था। और मामला कुछ इस तरह से है कि फुल कोर्ट था 17 जजेस का, उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी जो बेसिक स्ट्रक्चर पे आएगी। तो मेरा ये कहना है कि ये अमेंडमेंट सही से बनी नहीं, बट ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बात, इसको ज़रा साइड पे रख देते हैं। इसमें एक सियासी एंगल भी है। सियासी एंगल ये है कि इसकी प्रोसीजर तो ज़रा देखिए, जो असेंबली में लोग गए हैं क्या आप समझते हैं ये फॉर्म 45 पे गए हैं? ये तो वो लोग हैं जिनको एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फॉर्म 47 इज़ अ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो आपके बवर्दी अफसरान ने आके, जिसमें रेंजर्स, ये इलेक्शन जो कराची से चोरी किया है, ये मुझे नहीं पता लोग क्यों डरते हैं, ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने चोरी किया है, उन्होंने सारा बंद कर दिया था, अंदर किसी को जाने नहीं दिया। और उसके बाद जाके जाली फोर्ज्ड फॉर्म 47 बनाए और उसके बेसिस पे लोगों को पार्लियामेंट में भेज दिया। तो क्या ये पार्लियामेंट बैठकर आइन को अमेंड, ये तो कानून नहीं बना सकते, ये आइन को अमेंड करेंगे। और फिर सलाउद्दीन साहब ने एक पिटिशन फाइल की है, आपको पता है कि जो 2 मेंबरान हैं वो कहते हैं कि हमें उठा के ले गए, मारा पीटा, कस्टडी में रखा, वो गायब थे, उसके बाद उनको सिक्योरिटी में लेके आए, जल्दी जल्दी लेके गए, वोट डलवाया। क्या इस तरह कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि कोई कानून पास हुआ हो जिस तरह यहाँ पे आइनी तरमीमें पास हो रही हैं? तो ऑन ऑल फ्रंट्स ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और इसको सस्टेन नहीं किया जा सकता। द फैक्ट कि अ लॉ इज़ लॉ वेदर इट माइट बी गुड और बैड is subject to the fact that that law has to be enacted in the proper way. This unconstitutional amendment has not been enacted in the way that has been provided under the Constitution, and hence
इट इज़ वॉइड, ये मेरा बिलीफ है। सर आपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, उस पर इंडिया का भी बड़ा एक फेमस केस है, केशवानंदा भारती केशवानंदा भारती एंड रावलपिंडी बार का भी एक केस है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? देखिए, सैलिएंट फीचर्स के ऊपर थोड़ा सा एक हो सकता है, जिसे आप कहें कि एक डिबेट हो सकती है, मगर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो बिल्कुल 100% सैलिएंट फीचर्स में हैं। एक तो नंबर 1 अल्लाह ताला की सुपरमेसी, नंबर 2 इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन, नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 4 आपकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। वो तमाम चीज़ें जो आपके प्रीएम्बल में मौजूद हैं, और प्रीएम्बल आपका सब्सटेंटिव करारदाद मकासद में मौजूद हैं, और वो अब आपका सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो सारी चीज़ें आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कल को कहें कि हम होमोसेक्सुअलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लीगल करने लगे हैं, वो हम नहीं मानेंगे, वो बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि इस्लाम विल नॉट बी द स्टेट रिलीजन, जुडाइज़म विल बी द स्टेट रिलीजन, हम नहीं मानेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। तो इसी तरह ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, जुडिशरी को हम कंट्रोल करेंगे, ये भी सैलिएंट फीचर्स के ख़िलाफ़ है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो 100% सैलिएंट फीचर्स में आ जाती हैं। कुछ और चीज़ें भी होंगी जो केस बाय केस बेसिस पे हमें देखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे फेडरलिज़म, आप फेडरलिज़म के करैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, या आइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस सब्जेक्ट कि किसी प्रोविंस की बाउंड्री को चेंज करना है, तो आपने उस प्रोविंस की असेंबली से भी कंसेंट लेना है। अगर कल को आप कहें कि नहीं हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं 2/3 से और उनकी कंसेंट के बगैर करेंगे, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही सब्जेक्ट है विद द कंसेंट ऑफ द प्रोविंस। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके सैलिएंट फीचर्स में आएंगी। लेकिन हमें ज़्यादा डिबेट में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर केस के अंदर ये बात मानी गई है। हर केस में, वो केशवानंदा भारती हो, वो गोरखनाथ का केस हो, वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का केस हो, या वो 200 केस हो, तमाम के अंदर ये जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज़ अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो हाउ डू यू डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? व्हाट इज इंडिपेंडेंस? देखिए, अकाउंटेबिलिटी हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट जब कोई जज कोर्ट में बैठे, तो एक तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के साथ इस तरह से बैठे कि वो उसको ये डर ना हो कि अगर मैं कोई फ़ैसला लूँगा तो मुझे कोई रिवॉर्ड मिल सकता है या मुझे कोई पनिशमेंट मिल सकती है। कैरेट एंड स्टिक नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर ये हो कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस जो बंदा लिटिगेंट आ रहा है उसको ये लगे कि हाँ, जो बंदा मेरा केस सुन रहा है वो इंडिपेंडेंट है। ये दोनों उसके बेसिक प्रोपोनेंट्स हैं। इन दोनों लातों के बगैर आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी खड़ी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली बहुत ही छोटा प्रिंसिपल है जिसको आप डिफ़ाइन करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के तहत, और वो ये है कि ना हुकूमत मुझे रिवॉर्ड दे सकती है और ना मुझे सज़ा दे सकती है मेरे फ़ैसले की वजह से। जब आप कहते हैं कि आपको चीफ़ जस्टिसशिप से रोका जा सकता है या आपको लगाया जा सकता है, या आप ये कहते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाला जा सकता है या निकाला जा सकता है, या आप ये कहते हैं कि अगर आप बहुत अच्छे हमें लगे तो हम आपको जज बना सकते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको जज बनाएगा, तो ये तमाम चीज़ें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की नफ़ी करती हैं। मेरे ख़्याल में दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ टू सेल्फ रेगुलेट। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इस इंस्टीट्यूशन में खामियां नहीं है, लेकिन ये नज़र आया कि 2007 से पहले जुडिशरी हमेशा फ़ौजियों के साथ मिलके मार्शल लॉ लगाती थी। अब 2007 के बाद से जुडिशरी खरी हुई है, मार्शल लॉ नहीं लगाने दे रही। आपकी पार्लियामेंट है जो फ़ौजियों को इनवाइट कर रही है कि आइए हमें सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर बना दीजिए, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हम नंगे होके खड़े हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि कपड़ों के बगैर जाके असेंबली में बैठो, तो ख्वाजा आसिफ कपड़ों के बगैर भी आके असेंबली में बैठ जाएगा। ये वो चीज़ है कि जहाँ पे हमारे कोर्ट्स को एक बलवार जो है वो बनना पड़ेगा, और इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इस वक्त बड़ी ज़रूरी है हमारी जमहूरियत को बचाने। सर पिछले कुछ सालों से, ऑलमोस्ट 2007 की जैसे आपने बात की, ऑलमोस्ट उसके बाद से हमें जुडिशल एक्टिविज़म के ख़िलाफ़ जो लीगल फर्टर्निटी है उसकी एक काफ़ी स्ट्रगल रही है कि जुडिशल एक्टिविज़म नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम अगर देखें तो जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के दौर में अच्छे खासे, ऑलमोस्ट मैं एक दिन देख रहा था 47-48 100 मोटो केसेस थे, और उसके पहले भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एंड ऑल दोज जजेज़, उनके अच्छे खासे 100 मोटो केसेस हमें जुडिशल एक्टिविज़म देखने को मिलता था। तो क्या आप कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जुडिशल इंडिपेंडेंस और जुडिशल एक्टिविज़म में? देखिए, जो करने वाला काम था वो तो फिर नहीं किया ना।
ये तो हम बार बार लिख रहे थे, मैंने एक कॉलम लिखा द डैम फंड, और डैम मैंने स्पेल किया DAMN, द डैम फंड। और मैंने कहा कि एक चीफ जस्टिस को ये दिल किया, हालांकि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इन पाकिस्तान, बट चीफ जस्टिस बनते ही पता नहीं बंदे को क्या हो जाता है, मुझे तो आज तक ये फिनोमिना समझ नहीं आया। गुलजार अहमद साहब एक मेंटल स्प्री पे चले गए, उन्होंने कहा सारी बिल्डिंग बम बम, आपको पता ही हुआ था, डायनामाइट कि नस्ला को बम से उड़ा दो। डायनामाइट, यार हद हो गई है, कोई बंदे में कुछ सेंस होती है। ये साकिब निसार के साथ ये हुआ, और फिर काजी फाइज ईसा तो जिस हद तक चला गया वो आपने देखा ही, कि उसको तो मैं जस्टिस मानने को ही तैयार नहीं हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने आज तक किसी जज के बारे में ये बात नहीं की, मैं एक वकील हूँ और तमाम जजेस के सामने अपेयर होता हूँ, तमाम जजेस की इज़्ज़त भी करता हूँ, बेशक मैं उनके फैसले पसंद करूँ या नहीं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैं समझता हूँ कि जस्टिस का लक़ब ही नहीं देना चाहिए, उनको काजी फाइज ईसा कहना चाहिए। इन एनी इवेंट ये नज़र आता है कि अगर आपने सू मोटो की पावर को रेगुलेट करना था तो मंसूर अली शाह यही तो कह रहा था बार बार कि आप इस सू मोटो की पावर को सब्जेक्ट कर दें टू द फुल कोर्ट, और आप एक अमेंडमेंट करते कि आइंदा सू मोटो पावर फुल कोर्ट लिया करेगा। हम उसकी इतनी सपोर्ट करते कि आप सोच नहीं सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी आपने कहा कि ये जो रिफॉर्मिस्ट जज है इसका रास्ता रोको और एक ऐसे जज को लेके आओ जो अगर सू मोटो ले भी ले तो ले ले, लेकिन हमारे कहने के ऊपर ले। हम जो कहें इस मुल्क के अंदर वो हो, क्योंकि हम हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। PTA भी हमने चलाना है, स्पार्को भी हमने चलाना है, सारे अदारे इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। उनकी फ़ौज ने कभी ये नहीं समझा कि हम आगे PTA चलाएं और स्पार्को चलाएं, और हम कहाँ के कहाँ रह गए। क्योंकि जहाँ देखो, मतलब टेबल उठा के देखो तो नीचे से एक जनरल निकल आता है, वो वहाँ से 25-30 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा होता है। तो बस कर दो यार इस मुल्क के साथ, ये जो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हो। अगर जुडिशरी के अंदर आपने रिफॉर्म्स लाने हैं, जो असली करने वाले काम है रिफॉर्म्स लेके आए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। आप कहें सू मोटो आइंदा से फुल कोर्ट लेगा, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप कहें कि कमेटी जो है, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस की कमेटी है, वो फैसला करेगी फिक्सेशन ऑफ केसेस के, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी, पहले 3 जजेस को इग्नोर करके चौथे वाले को हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि उसने हमें फैसले में लिख के दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ना मानो, ये कैसे सपोर्ट करेगा? कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी जिसके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हो, वो कैसे इस चीज़ को सपोर्ट करेगा? तो सर, सीनियरिटी प्रिंसिपल की आपने जिक्र किया, तो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे अगर हम बात करें तो हमेशा एक प्रिंसिपल, सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ एक और भी है, सीनियरिटी कम फिटनेस। तो हमेशा हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए सीनियर मोस्ट जज को ही क्यों चूज़ करना है? वाई नॉट इफ़ देयर इज समवन एल्स हु इज़ फिटेस्ट पर्सन, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, जहाँ तक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने की बात है, वहाँ तक मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ डेट इट इज सीनियरिटी प्लस फिटनेस। द सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ डंपिंग ग्राउंड। आपने वहाँ पे जो बेहतरीन माइंड्स हैं उनको लेके जाना है। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस के लिए सीनियर मोस्ट जज ही होना चाहिए। उसकी 3 रीजंस हैं। नंबर 1, एक तो चीफ जस्टिस अगर लगाना है हुकूमत ने, तो जाहिर है तमाम जजेस की यही ख्वाहिश होगी कि हम चीफ जस्टिस बने, हुकूमत को प्लीज़ करें। एंड व्हाट विल स्टॉप यू? अगर आज पार्लियामेंट ये कह सकती है कि टॉप 3 में से लगेंगे, कल को पार्लियामेंट ये क्यों नहीं कह सकती कि जूनियर मोस्ट जज को भी हम लगा टॉप सकते हैं? 15 में से तो लगेंगे। आपने किसी को लगा दिया बीच में जूनियर तरीन जज, और उसको आते साथ ही आपने कहा कि अब हमारे हिसाब से इदारे को चलाओ, आज से तुम चीफ जस्टिस हो। प्रॉब्लम आ गया ना, इशू हो गया ना, नज़र आ रहा है। नंबर 2, कमिटी ऑफ जजेस। मैं अगर आपसे सीनियर हूँ और आप मेरे बॉस लग जाएं, तो मुझे इतनी शर्म आनी चाहिए कि मैं कहूँ कि मैं तो इधर नौकरी नहीं कर सकता। और यही अटेम्प्ट थी, कोशिश यही थी। ये तो शुक्र है कि मंसूर साहब एंड मुनीब साहब अंडरस्टूड दिस गेम एंड दे डिड नॉट रिज़ाइन एंड दे शुडंट रिज़ाइन। मगर ये कैसे कमिटी ऑफ जजेस चलेगी कि एक जूनियर को आप सीनियर लगा दें? ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 3 बात यह है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव। यानी आपको पता होता है 25 साल आगे आने वाले कि जो सीनियर मोस्ट जज कौन कौन आ रहा होगा, वो लगता जाएगा। तो क्या ये ऑब्जेक्टिविटी किसी भी इदारे को स्ट्रॉन्ग करती है? जहाँ पर आपके एक अनऑब्जेक्टिविटी होती है कि कौन बनेगा, वहाँ पे फिर आप देखिए कि आर्मी चीफ जब बनना होता है तो किस तरह लॉबिंग स्टार्ट हो जाती है, और आर्मी चीफ जाके क्या क्या वादे करते हैं। ये हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है कि हम ये कर देंगे और आपके लिए हम ये कर देंगे और ये कर देंगे, और बाद में वो जो वज़ीर आज़म 7वें और 8वें नंबर से उठा के लगाता है, उस वज़ीर आज़म को फारिग भी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है कि जो सीनियर मोस्ट हो वो ही चीफ जस्टिस लगे। और ये आपका एक्सपीरियंस था 1947 के बाद से, जो आपने 1996 में आके रियलाइज़ किया कि नहीं,
जो सीनियर मोस्ट है उसी को चीफ जस्टिस लगाएं, वरना ये जो इदारा है ये सियासत की वजह से तबाह हो जाएगा। इस वजह से मैं चीफ जस्टिस की हद तक सीनियरिटी प्रिंसिपल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लेके है। लीगल फर्टर्निटी एक काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान बना है तब से, या एटलीस्ट 1973 से तो ये स्ट्रगल कर ही रही है कि जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट हों वो वन मैन शो ना हो, चीफ जस्टिस के पास सिर्फ पावर ना हो बल्कि वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो, बेसिकली और लोगों का भी इख्तियार हो और एक राय से कॉन्स्टिट्यूट किए जाएं बेंचेस। तो जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, जो एक्ट बना, तब भी पीटीआई की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आया कि उसको नहीं बनना चाहिए और काफ़ी उन्होंने अपोज किया इस चीज़ को। उसकी क्या वजह थी और आप इसको सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को या नहीं? बिल्कुल नहीं करता, बिकॉज एट टाइम्स हमें लेसर ईवल को चूज़ करना होता है, और लेसर ईवल ये है कि बेंचेस की फॉर्मेशन में हुकूमत का रोल ना हो। अब आपने ये देखा कि एक दफ़ा जब आपने उनको पावर दे दी तो जिन जजों ने दी पावर वो भी आज रिग्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप, मेरा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ख़िलाफ़ ये था कि अगर ये पावर एक दफ़ा आपने पार्लियामेंट को दे दी, व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम फ्रॉम सेइंग कि कल 5 सीनियर मोस्ट जजेस करेंगे, कल नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 7 करेगा, या फिर कल नंबर 3, 9 एंड 11 करेगा। और ये आपने बार बार होते हुए देखा कि जब उन्होंने देखा हुकूमत ने कि ओ हो ये तो हमारे ख़िलाफ़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमारे हिसाब से नहीं चल रही, तो उन्होंने फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया कि आप कोई मेंबर बना दें। उन्होंने अमीनुद्दीन खान को मेंबर बना दिया उसी दिन शाम में। और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि अच्छा जी अब ये मसला ये है कि नए चीफ आए हैं, उन्होंने मुनीब अख्तर को वापस डाल दिया, तो अब उन्होंने कर दिया जी कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड अमीनुद्दीन खान। व्हाट इज़ स्टॉपिंग देम फ्रॉम हैविंग देयर जजेस इन द कमिटी एंड डिसाइडिंग व्हाट द केस फिक्सेशन वुड बी। तो मेरे ख्याल में वो जो मास्टर ऑफ द रोस्टर प्रिंसिपल है उसके ड्रॉबैक्स हैं, नो डाउट उसके ड्रॉबैक्स हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि उसके ड्रॉबैक्स के अंदर इशू ये है कि अगर आप किसी और को ये इख्तियार दे दें कि आप बताइए कि कौन केसेस फिक्स करेगा, तो वो एक लार्जर ईवल है और उसके अंदर जो पॉलिटिक्स और ट्रैम्पलिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगी, जो अब आप देख भी रहे हैं, खतूतबाजी शुरू हो गई है, वो फिर शुरू हो जाती है। तो मैं किसी भी सूरत में मैं ये समझता ही नहीं हूँ कि पार्लियामेंट की ये कॉम्पिटेंस है कि वो इंटरनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का जो है उसको रेगुलेट करें। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ये पावर है कि वो अपने जो रूल्स हैं उनको फ्रेम करें, और मेरे ख्याल में उनको ये रूल्स अब फ्रेम कर देने चाहिए कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस या सीनियर मोस्ट 5 जजेस बैठकर बेंचेस बनाएंगे। इन सो फार एज द सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट डज दिस, आई एम ऑल फॉर इट। इन सो फार एज यू आर गिविंग दिस power to the parliament, I will oppose it tooth and nail. सर आपको नहीं लगता कि जो पीटीआई को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तरफ से काफ़ी फ़ायदा हुआ है? अदरवाइज़ शायद अगर हाली काजी फाइज ईसा साहब के पास ये पावर होती तो पीटीआई की थोड़ा सा चीज़ें और एडवर्स जा सकती थी। तो एट द एंड फ़ायदा पीटीआई को हुआ उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं हूँ। जब मैं आइन पे बात करता हूँ, अपनी जुडिशरी पे बात करता हूँ, मैं पीटीआई का हेड उतार देता हूँ। आई डोंट केयर पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नून लीग को हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पीपल्स पार्टी को हो रहा है, मुझे हो रहा है फ़ायदा, मुझे नुकसान हो रहा है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट डैट। मेरा कंसर्न ये है कि मेरी जुडिशरी बचे, मेरी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे। तो फ़ायदे और नुकसान की तो कोई बात ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल पावर्स उठा के पार्लियामेंट को देना ऐसे ही है जैसे पार्लियामेंट की इंटरनल पावर्स उठा के सुप्रीम कोर्ट को दे देना है। मैं पहली एजेंडे का भी मुखालिफ हूँ, मैं दूसरे एजेंडे का भी मुखालिफ हूँ। मैं ये समझता हूँ तमाम इदारों ने अपने अपने काम करने हैं, हम सबके कॉमन गोल्स हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की है, अवाम की खुशहाली है, लेकिन सब ने काम, सबका एक अंडरस्टूड है, सब ने अपना अपना काम करना है और मेरे ख्याल में उनको वो काम करना चाहिए। सर अभी पार्लियामेंट एक और नई तरमीम लाने का सोच रहा है या शायद प्लान कर रहा है या शायद किसी हद तक एग्जीक्यूशन के स्टेज पे है, जिसमें जजेस की तादाद, पार्लियामेंट आप कह रहे हैं? पार्लियामेंट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट। तो सर जो भी है पार्लियामेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, तो वेदर वॉट एवर इट इज़, जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो एक्ट है, उसमें तो अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, और 34 जजेस अब लगने हैं, वो हो भी गया है। 26th अमेंडमेंट में ये जुडिशरी को और वाटर डाउन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेसिकली वो जो सुपर चीफ जस्टिस बनाया है
उसी को किसी तरह चीफ जस्टिस भी बना दें। मामला ये है कि वो तरामीम इस्लामाबाद में नहीं बनती, ये रावलपिंडी में बनती हैं, इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, ला के दे देती है। और नवाज शरीफ जो एक बड़ा लीडर बना घूमता था और आके वो कबूतर नशावर कबूतर मैं उनको कहता हूँ। नहीं सर, लेकिन वो आप इसको ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो आपको नहीं लगता कि ये सुप्रीम कोर्ट पे जितना बर्डन है केसेस का उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, और जजेस की तादाद तो हम कई अरसे से कह रहे हैं कि बढ़नी चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये आपके बर्डन के साथ कुछ नहीं करेगा, ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपके बर्डन को बढ़ा देगा। क्योंकि एक ऐसा इदारा जो डिसफंक्शनल हो, जिसके अंदर इन फाइटिंग हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, वो अदारा बैठ के फैसले नहीं कर सकता। और 34 जजेस आपने लगाने हैं, जिसमें ये नया जो कमीशन बना है ये बैठ के उन जजेस को अपॉइंट करेगा। ठीक है, फिर हम अता तारर को सुप्रीम कोर्ट का जज मान लेंगे अगर आपकी इतनी इंसिस्टेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अता तारर जैसे लोगों को तो मिनिस्टर भी नहीं होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि अगर ये आया तो अता तारर जैसे लोग ही सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, बिकॉज नथिंग इज़ स्टॉपिंग देम। और ये पहले हम 96 में देख चुके हैं। और सजाद अली शाह को खुद ही अपॉइंट किया था बेनज़ीर भुट्टो ने, नंबर 3 से ही चीफ जस्टिस। लेकिन उसने भी कह दिया था कि आई एम सॉरी, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कि इस तरह के जजेस को लगाया जाए। एक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे पीपल्स पार्टी के, जहांगीर बदर साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया था। उस पर एतजाज़ एहसन साहब भी बोल पड़े थे कि भाई बस करो, ये मत करो। तो अगर तो आपने वो जहांगीर ब्रदर एज सुप्रीम कोर्ट जज या आप कहते हैं अता तारर एज सुप्रीम कोर्ट जज, अगर तो आपने वो करना है तो बिल्कुल आप कर लीजिए। लेकिन अदरवाइज़ मैं इसको अपोज करूँगा। इससे किसी सूरत पेंडेंसी का मसला हल नहीं होगा। असल पेंडेंसी का मसला 80% ऑफ द केसेस आर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। वहाँ पे क्यों नहीं करते? वहाँ पे छोटे छोटे कमरे बेचारों को ऐसे दिए हुए हैं कि आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो वकील के बैठने की जगह नहीं है। लिटिगेंट कहाँ से बैठेगा? पंखे चल नहीं रहे, एसी चल नहीं रहे, बदबू उन कमरों से आ रही होती है, रिकॉर्ड्स किस तरह पड़े हुए हैं। ये मैं आपको, अगर आपने ख़ुद भी देखे होंगे, आप वो तस्वीरें दिखाएं ना अपने नाजरीन को, ताकि उन्हें पता लगे कि लोगों की जो ज़िंदगी भर की मेहनतें होती हैं, प्लॉटों की फाइलें होती हैं, वो कोर्टों में किस तरह पड़ी हुई हैं, ज़रा लोगों को पता तो लगे। तो उधर कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों के अंदर किसी तरह ऐसे बेंचेस बनाए जाएं जो कहें इस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिंदाबाद, DGISI जिंदाबाद, और उनकी चॉइस प्राइम मिनिस्टर की, जो भी बूट पॉलिशिया बैठा हो वो जिंदाबाद। अगर आपने इस तरह की सुप्रीम कोर्ट बनानी है, मैं ऐसी सुप्रीम कोर्ट या ऐसी हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करना अपनी कॉन्शियस की तौहीन समझूंगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन मैं सामने पैर नहीं हूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया। काफ़ी अच्छी डिस्कशन, एटलीस्ट मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे डिस्कस करते हुए। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हुए, आपके पॉइंट्स में हमने नोट किए, ऑडियंस भी देखेंगी। तो बस ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।